सोचिए, क्या हो अगर हमारे दिमाग में तीन अलग अलग लोग बैठे हों जो लगातार बहस कर रहे हों। एक एकदम जिद्दी बच्चा, एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैनेजर और एक सख्त जज। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर पता है, यही तो बेस है सिगमंड फ्रॉइड की फेमस थ्योरी का। ये थ्योरी बताती है कि हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारा व्यक्तित्व आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए आज इड, ईगो और सुपर ईगो की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव करते हैं। तो चलिए एक झलक देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम फ्रॉइड के मैप ऑफ द माइंड को समझेंगे। फिर पर्सनालिटी के 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों से मिलेंगे। उसके बाद इनके बीच जो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसकी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इस थ्योरी की आलोचना क्यों होती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में एग्जाम्स के लिए एक क्विक गाइड भी होगी। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉइड के माइंड के मैप से। देखिए, उनके इस पूरे सिद्धांत की जो चाबी है ना, वो उनके इस मैप ऑफ द माइंड में ही छिपी है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका बस एक आइसबर्ग यानी हिमखंड को इमेजिन करना है। फ्रॉइड ने कहा कि हमारा मन बिल्कुल एक आइसबर्ग जैसा है। समंदर में जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो तो बस छोटा सा 10% है। यह है हमारा कॉन्शियस माइंड, मतलब वो सारी चीजें जिनके बारे में हम अभी इस वक्त अवेयर हैं, सोच रहे हैं। फिर आता है पानी की सतह के ठीक नीचे वाला हिस्सा, प्री कॉन्शियस। यहाँ वो यादें हैं जिन्हें हम थोड़ी सी कोशिश से याद कर सकते हैं, जैसे कल लंच में क्या खाया था। लेकिन असली खेल तो उस 90% हिस्से में है जो पानी के नीचे छिपा है। वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। यही वो जगह है जहाँ हमारी सबसे गहरी इच्छाएं, डर और सारे राज दबे हुए हैं। तो अब इस मानसिक आइसबर्ग के अंदर 3 अलग अलग किरदार हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले बात करते हैं ईद की। ये हमारी पर्सनालिटी का सबसे बेसिक, सबसे प्रिमिटिव हिस्सा है। वो हिस्सा जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ होता है। सोच लीजिए, ये एक तरह का एनर्जी पावर हाउस है जो सिर्फ एक ही भाषा जानता है, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई सब्र नहीं। इसे ही फ्रॉइड ने प्लेजर प्रिंसिपल या सुख का सिद्धांत कहा है। तो इड का फंडा एकदम क्लियर है, आई वॉन्ट इट नाउ। यह हमारी सारी बेसिक जरूरतों जैसे भूख, प्यास, इन सबको फौरन पूरा करना चाहता है। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंजाम क्या होगा। और हाँ, अगर इसकी ये जरूरतें पूरी ना हो तो सीधा मन में टेंशन और एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक न्यूबॉर्न बेबी। जब एक छोटा बच्चा भूखा होता है तो क्या वो इंतजार करता है? बिल्कुल नहीं। वो जोर जोर से रोता है और तब तक रोता रहता है जब तक उसकी जरूरत पूरी ना हो जाए, क्योंकि उसका बिहेवियर उस वक्त पूरी तरह से इड से कंट्रोल होता है। उसे बस अपनी जरूरत पूरी करनी है, बस। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो हर जिद पूरी नहीं हो सकती। सही कहा ना, हम हर चीज उसी वक्त हासिल नहीं कर सकते। और बस यहीं पर पिक्चर में एंट्री होती है हमारे मैनेजर की, जिसे कहते हैं ईगो। ईगो का काम ही यही है। वो इड की इन वाइल्ड डिजायर्स को देखता है और उन्हें पूरा करने का एक रियलिस्टिक, एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीका ढूंढता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल या वास्तविकता के सिद्धांत पर चलता है। मतलब ये किसी भी एक्शन को लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों को तौलेगा। ये इड को खुश भी करना चाहता है, लेकिन इस तरह से कि वो रियलिस्टिक भी हो और समाज में सही भी माना जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे अंदर की जो समझदारी वाली आवाज है वो है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई एक लंबी ऑफिस मीटिंग में बैठा है और उसे जोरों की भूख लग रही है। उसका इड क्या कहेगा? इड तो चिल्लाएगा, उठो अभी और जाकर कुछ खाओ। लेकिन ईगो क्या करेगा? ईगो कहेगा, शांत रहो, मीटिंग खत्म होने वाली है, उसके बाद आराम से खाना। ये बैलेंस बनाना ही ईगो का काम है। अच्छा, अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी प्लेयर, सुपर ईगो। इसे हम अपने अंदर का मॉरल जज या नैतिक कंपास कह सकते हैं। ये पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो लगभग 4 से 5 साल की उम्र में डेवलप होता है। और ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारे माता पिता और समाज से मिले सही और गलत के पाठ से। सुपर ईगो के भी 2 हिस्से होते हैं। पहला है द कॉन्शियस यानी अंतरात्मा। ये हमें बताती है कि क्या काम बुरा है, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम वो कर देते हैं तो ये हमारे अंदर गिल्ट यानी अपराध बोध पैदा करती है। दूसरा हिस्सा है द ईगो आइडियल। ये हमें अच्छे बिहेवियर के रूल्स बताता है कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है, और जब हम वैसा बिहेव करते हैं तो हमें प्राइड यानी गर्व महसूस होता है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम हॉल में किसी स्टूडेंट का इड उससे कहता है,
अरे चलो ना, चीटिंग कर लेते हैं, फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन तभी उसके अंदर से सुपर ईगो की आवाज आती है, नहीं, ये गलत है, चीटिंग करना धोखा देना है। बस यही गिल्ट की फीलिंग उसे नकल करने से रोक देती है। तो अब हमने तीनों प्लेयर्स को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये तीनों आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर इनके बीच टकराव चलता रहता है। और जानते हैं, यहीं पर फ्राइड की थियरी का असली एसेंस, असली सार है। ये तीनों, इड, ईगो और सुपर ईगो, हमेशा एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। इड अपनी मनमानी करना चाहता है, सुपर ईगो नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, और बेचारा ईगो इन दोनों के बीच फंसकर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। और इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होती है एंग्जाइटी, यानी चिंता। इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए फ्रॉइड ने एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी थी। उन्होंने कहा कि इड जो है वो एक शक्तिशाली घोड़े की तरह है, जिसमें बहुत पावर है, और ईगो उस घोड़े का सवार है। मतलब घोड़ा तो एनर्जी और पावर देता है, लेकिन सवार ही उसे सही दिशा देता है, उसे कंट्रोल करता है। अगर सवार ना हो तो घोड़ा तो कहीं भी भाग जाएगा, है ना? तो ये जो खींचातानी है वो कुछ ऐसी चलती रहती है। इड चिल्लाता है, मुझे ये अभी के अभी चाहिए। सुपर ईगो डांटता है, तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। और ईगो इन दोनों के बीच शांति से कहता है, एक मिनट रुको, चलो कोई ऐसी तरकीब निकालते हैं जो सबके लिए ठीक हो। अब इस लगातार की टेंशन से बचने के लिए हमारा ईगो कुछ कह सकते हैं स्मार्ट ट्रिक्स यूज करता है। इन्हें कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये बेसिकली हमारे मन को बुरी फीलिंग से बचाने के तरीके हैं, जैसे रिप्रेशन, जिसमें हम बुरी यादों को अनजाने में अपने अनकॉन्शियस माइंड में धकेल देते हैं, या फिर डिनायल, जिसमें हम सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देते हैं। फ्रॉइड की ये थ्योरी नो डाउट बहुत इन्फ्लुएंशियल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना नहीं हुई, ये क्रिटिसिज्म से परे नहीं है। तो चलिए अब इसके इम्पोर्टेंस और इसकी लिमिटेशंस दोनों पर एक बैलेंस नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये सच है कि फ्रॉइड की थियरी ने साइकोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। इसने हमें पर्सनैलिटी को समझने का एक फ्रेमवर्क दिया, और आज भी थेरेपी के कई फॉर्म्स पर इसका असर साफ दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ आज के ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट्स इसे साइंटिफिक नहीं मानते। उनका कहना है कि इड, ईगो जैसी चीजों को लैब में टेस्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। और एक आलोचना ये भी है कि फ्रॉइड ने सेक्सुअल और अग्रेसिव ड्राइव्स पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। चलिए अब इस पूरे टॉपिक का एक फटाफट रिवीजन करते हैं, खासतौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट्स बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। एग्जाम्स के लिए, खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इतना याद रखना है, इड को जोड़िए प्लेजर प्रिंसिपल से, यानी बस मजा। ईगो को जोड़िए रियलिटी प्रिंसिपल से, यानी समझदारी। और सुपर ईगो को जोड़िए मॉरल प्रिंसिपल से, यानी सही और गलत। सिंपल। तो पूरे डिस्कशन का सार ये है, हमारी पर्सनालिटी इन तीन फोर्सेस के बीच एक लगातार चलने वाला डायनामिक इंटरैक्शन है। इड हमारे अंदर का जिद्दी बच्चा है, ईगो एक समझदार एडल्ट है जो फैसले लेता है, और सुपर ईगो हमारे अंदर बैठा मॉरल जज है। और याद रखिएगा, एक हेल्दी पर्सनालिटी के लिए इन तीनों के बीच एक अच्छा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसका काम ईगो करता है। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपने हाल ही में लिए गए किसी बड़े डिसीजन के बारे में सोचिए। क्या लगता है उस फैसले पर किसकी चली, इड की, ईगो की या सुपर ईगो की? इसका जवाब शायद ये समझने में मदद करेगा कि मन के अंदर कौन सी ताकत ज्यादा हावी रहती है।